हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत व्याकरण से 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि उपयोगी है। ये सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और मैंने इस प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही बनाया है और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप देख लेंगे तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? आइए ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, सी ऑप्शन है छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए और डी ऑप्शन है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छात्रों की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए। ठीक है, नैदानिक परीक्षण क्यों किया जाता है दोस्तों? छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। प्रश्न है हमारा, कक्षा शिक्षण में सबसे अधिक आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? ऑप्शन को पढ़ते हैं, रेडियो, बी ऑप्शन है चार्ट, सी ऑप्शन है श्यामपट्ट, डी ऑप्शन है ग्रामोफोन। तो दोस्तों कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री क्या हो जाएगी? तो वह है दोस्तों श्यामपट्ट। क्या है? श्यामपट्ट सबसे आवश्यक सामग्री है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्रश्न ऑप्शन ए है पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, बी ऑप्शन है अध्यापक बोलता है छात्र लिखता है, सी ऑप्शन है एक छात्र बोलता है अन्य छात्र लिखते हैं और डी ऑप्शन है स्मरण के आधार पर लिखना। तो दोस्तों लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। क्या है दोस्तों? पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना ही प्रतिलेख का तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है छंदोबद्धता होती है। छंदोबद्धता होती है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। ए है गद्य पाठों में, बी है नाटक पाठों में, सी है पद्य पाठों में और डी है कहानी पाठों में। तो दोस्तों छंदोबद्धता किसमें होती है? तो छंदोबद्धता होती है दोस्तों पद्य पाठों में। ठीक है दोस्तों, पद्य यानी कि जिसमें कविता होती है उसको पद्य कहते हैं और जिसमें कहानी होती है दोस्तों उसको गद्य कहते हैं। तो दोस्तों पद्य पाठों में छंदोबद्धता होती है और गद्य पाठों में छंदो मुक्तता होती है। ठीक है, गद्य पाठों में छंदो मुक्तता होती है और पद्य पाठों में छंदोबद्धता होती है। और नाटक में दोस्तों ये दोनों मिलकर बनते हैं नाटक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, बी ऑप्शन है प्रयत्न और लाघव, सी ऑप्शन है उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी और डी ऑप्शन है सस्वर वाचन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों सस्वर वाचन। सस्वर वाचन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, बल्कि ये ए ऑप्शन वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, बी ऑप्शन प्रयत्न लाघव और सी ऑप्शन उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, ये तीनों ही अशुद्ध वाचन का कारण है, बल्कि सस्वर वाचन ये अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है ए मूर्धा, बी तालु, सी कंठ, डी ओष्ठ। तो दोस्तों क वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वह होगा दोस्तों कंठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ठीक है, और इसका सूत्र होता है दोस्तों अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि अ क वर्ग क ख ग घ अंग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कौन कौन सा दोस्तों? अ, ध्यान से देखिए, अ क वर्ग। कौन सा दोस्तों? अ क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, ह और कौन सा दोस्तों? विसर्ग
इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है 10 कुमार चरितम में, बी ऑप्शन है रघुवंशम में, सी ऑप्शन है मेघदूतम में और डी ऑप्शन है कादम्बरी में। तो दोस्तों इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण किसमें होता है? तो वह होता है दोस्तों रघुवंशम में। किसमें होता है दोस्तों? रघुवंशम में इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों ए व्याकरण से, बी ऑप्शन है नाट्यशास्त्र से, सी ऑप्शन है अलंकार से और डी ऑप्शन है काव्य शास्त्र से। दोस्तों अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वह किससे संबंधित है? तो वह है दोस्तों व्याकरण से। किससे संबंधित दोस्तों? व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी। दोस्तों महर्षि पाणिनि थे, वह अष्टाध्यायी का रचना किए थे। ठीक है, और इसमें कुल 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इसमें कुल 3996 सूत्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। ऑप्शन को पढ़ते हैं 12 खंडों में, बी ऑप्शन है 14 खंडों में, सी ऑप्शन है 16 खंडों में और डी ऑप्शन है 18 खंडों में। तो दोस्तों महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में विभाजित किया था? तो वह किया था दोस्तों 14 खंडों में। कितने खंडों में दोस्तों? 14 खंडों में महर्षि पाणिनि ने इसको विभाजित किया संस्कृत वर्णमाला को। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन को पढ़ते हैं कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो दोस्तों त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? वह होगा दोस्तों दंत। क्या हो जाएगा दोस्तों? दंत। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। और दंत का सूत्र होता है दोस्तों ऋतुलसानाम दंतः। क्या सूत्र होता है? ऋतुलसानाम दंतः, अर्थात री क्या दोस्तों? अर्थात री त वर्ग। क्या दोस्तों? री त वर्ग यानी त थ द ध न। त वर्ग यानी त थ द ध और न और स, इसमें स भी है। क्या दोस्तों? स का उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है? तो दोस्तों गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ते हैं गच्छतु, गच्छेत, गमिष्यत या अगच्छत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गच्छत। क्या हो जाएगा दोस्तों? गच्छत इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। ये आपके टेट और सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है हमारा, पित्रा यानी पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ऑप्शन है द्वितीया एक वचन, बी ऑप्शन है चतुर्थी बहुवचन, सी ऑप्शन है तृतीया एक वचन और डी ऑप्शन है तृतीया द्विवचन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तृतीया एक वचन। क्या दोस्तों? तृतीया एक वचन हो जाएगा। जो पित्रा यह शब्द, तो यह जो पित्रा शब्द है, क्या दोस्तों? पित्रा शब्द यह पितृ शब्द के तृतीया एक वचन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है। तो दोस्तों अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ते हैं 18, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 38 और डी ऑप्शन है 48। दोस्तों अष्टाविंशति मतलब क्या होता है? 18। क्या होता है दोस्तों? अष्टाविंशति मतलब 28 होता है। क्या होता है दोस्तों? विंशति मतलब क्या होता है? 20 और अष्ट मतलब क्या होता है? 8। ठीक है, इस संस्कृत में उल्टा पढ़ा जाता है। 20 विंशति पहले आ जाएगा तो विंशति मतलब 20
और अष्ट मतलब 8, तो 20 8 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा, अष्टाविंशत। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों जो यह 18 लिखा है इसको क्या कहते हैं? अष्टादश कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टादश, अष्टादश कहते हैं इसको। और 38 जो लिखा है इसको अष्टात्रिंशत कहते हैं। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, इसको अष्टात्रिंशत कहते हैं। और जो 48 लिखा है इसको कहते हैं अष्टचत्वारिंशत। क्या कहते हैं? अष्टचत्वारिंशत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न है, पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो दोस्तों पावकः शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौ, पौ धन अकह। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौ धन अकह, पावकः का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा 15 नंबर प्रश्न है, जगदीशः में किस सूत्र से संधि हुई है? ऑप्शन है ए तोरली, बी ऑप्शन है मो अनुस्वार, सी ऑप्शन है खरिज और डी ऑप्शन है झलाम जसवंते। ठीक है। तो दोस्तों जगदीशः में किस सूत्र से संधि हुई है? तो वह हो जाएगा दोस्तों झलाम जसवंते से। किससे हो जाएगा दोस्तों? झलाम जसवंते से जगदीशः की सूत्र संधि हुई है। ठीक है। आइए जगदीश का संधि विच्छेद करते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों जगत। क्या होगा दोस्तों? जगत, जगत धन ईश। क्या हो जाएगा दोस्तों? जगत धन ईश। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप होता है। दोस्तों राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों रामेण। क्या होता है दोस्तों? रामेण होता है राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, पठामह पठु धातु का रूप होता है। तो दोस्तों पठामह पठ धातु का रूप क्या होगा इसमें से? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लट लकार। क्या होता है दोस्तों? लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। जो पठामह शब्द है यह पठु धातु का रूप है और यह पठामह शब्द लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, दा धातु में क्त्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है। दोस्तों दा धातु में क्त्वा प्रत्यय का योग करने पर क्या होता है? ऑप्शन है दात्वा, बी ऑप्शन है दयित्वा, सी ऑप्शन है दत्वा और डी ऑप्शन है दायित्वा। तो दोस्तों दा धातु में क्त्वा प्रत्यय का योग करने पर होगा तो वह होगा दोस्तों सी ऑप्शन दत्वा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दत्वा, यानी कि दा धन त्वा। क्या होगा दोस्तों? दा धन त्वा। इसका संधि विच्छेद होगा दाक्त्वा। ठीक है। और इसको पूरा पढ़ेंगे दत्वा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, सह पादेन खंजः अस्ति। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, सह पादेन खंजः अस्ति। वाक्य में पादेन शब्द, वाक्य में पादेन शब्द में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। दोस्तों वाक्य में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र क्या होगा? सह पादेन खंजः। तो इसमें सूत्र हो जाएगा दोस्तों येनांग विकारः। क्या हो जाएगा दोस्तों? येनांग विकारः। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं। दोस्तों संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं। तो इसमें कितने पुरुष होते हैं दोस्तों? 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं दोस्तों? 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। ठीक है। पहला होता है प्रथम पुरुष। क्या होता है दोस्तों? प्रथम पुरुष। क्या होगा? पहला प्रथम पुरुष, दूसरा का होगा मध्यम पुरुष और तीसरा होगा क्या होगा दोस्तों? उत्तम पुरुष। क्या होगा? उत्तम पुरुष। तीसरा क्या होगा? उत्तम पुरुष। तो दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों संस्कृत में भविष्य काल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पहले तो जान लीजिए जो लट लकार है
इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? तो लट लकार को दोस्तों कहते हैं इसको वर्तमान काल। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तमान काल कहते हैं इसको। और जो लोट लकार है इसको, यह आज्ञार्थक शब्द है। क्या दोस्तों? आज्ञार्थक है। ठीक है, याद रखिएगा, यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लिट लकार को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। क्या कहते हैं दोस्तों? भविष्यत काल। क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। और जो लंग लकार है दोस्तों, इसको कहते हैं अनद्यतन भूतकाल। क्या कहते हैं दोस्तों? अनद्यतन भूतकाल इसको कहते हैं। ठीक है, लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से दोस्तों। इसको लंग लकार को क्या कहते हैं? अनद्यतन भूतकाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिट लकार। क्या कहते हैं दोस्तों? संस्कृत में भविष्य काल को क्या कहते हैं? लिट लकार कहते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है? दोस्तों इनमें से कौन सा उपकरण देख और सुन दोनों सकते हैं? किस उपकरण में देख और सुन दोनों सकते हैं? ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, बी ऑप्शन है चार्ट, सी ऑप्शन है टेलीविजन और डी ऑप्शन है ग्रामोफोन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है इसमें श्रव्य और दृश्य यानी कि सुन और देख दोनों सकते हैं? तो वह हो जाएगा दोस्तों टेलीविजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेलीविजन में हम देख और सुन दोनों सकते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, तेन में विभक्ति है। तो दोस्तों जो तेन है यह तन तत् शब्द रूप का विभक्ति है। क्या है दोस्तों? तत् शब्द का। किसका? तत् शब्द का विभक्ति है तेन। किसका दोस्तों? तत् शब्द का। तो यह तेन जो है यह कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तृतीया। क्या है दोस्तों? तृतीया विभक्ति हो जाएगी तेन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, आगत्य में प्रत्यय है। तो दोस्तों आगत्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों इसमें आगत्य में ल्यप प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? ल्यप प्रत्यय लगा है आगत्य में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं दोस्तों आगत्य का। तो इसका होगा दोस्तों आगत्य का संधि विच्छेद आंग। क्या होगा दोस्तों? आंग। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आंग धन ल्यप। क्या होगा दोस्तों? आंग धन ल्यप बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आगत्य। इसका यही संधि विच्छेद होता है। ठीक है दोस्तों, आगत्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, विभेति शब्द में मूल धातु एवं लकार हैं। ऑप्शन है भी धातु लट लकार, भी धातु लोट लकार, सी ऑप्शन है विभ धातु लट लकार और डी ऑप्शन है विभ धातु लट लकार। तो दोस्तों जो विभेति शब्द है इसमें मूल धातु एवं लकार क्या होगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों भी धातु लट लकार। भी धातु जो विभेति है यह भी धातु से बना है। किससे दोस्तों? भी धातु से बना है विभेति। तो यह दोस्तों भी धातु लट लकार का मूल धातु एवं लकार है क्या? विभेति। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, लिखा है भारतीय भाषाओं की जननी है। तो दोस्तों ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, द्रविड़ या पंजाबी। तो दोस्तों भारतीय भाषाओं की जननी क्या हो जाएगी इनमें से? तो वह हो जाएगी दोस्तों संस्कृत। संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, सबसे प्राचीन वेद है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। जो ऋग्वेद है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ही नहीं अपितु यह संसार का सबसे प्राचीन रचित ग्रंथ है। ठीक है, इसकी रचना हुई थी दोस्तों 2500 से 6000 वर्ष पूर्व। कितना दोस्तों? 6000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था ऋग्वेद की रचना। तो दोस्तों यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो इस प्रश्न का सी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, सत्री प्रत्यय युक्त पद है। तो दोस्तों सत्री प्रत्यय युक्त पद कौन सा है इसमें? तो वह हो जाएगा दोस्तों
पठन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पठन। सत्री प्रत्यय युक्त पद क्या हो जाएगा? पठन। यानी कि अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है हमारा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन है ए है निशिचरः, बी ऑप्शन है दिनकरः, सी ऑप्शन है रत्नाकरः और डी ऑप्शन है सुधाकरः। तो दोस्तों समुद्र शब्द का क्या पर्यायवाची होगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों रत्नाकरः। क्या हो जाएगा दोस्तों? रत्नाकरः समुद्र शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि निश्चर, निश्चर मतलब क्या होता है? निश्चर जो है यह राक्षसों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, रात में चलने वाला यानी कि राक्षस। ठीक है, दिनकर, दिनकर किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? सूर्य के लिए। दिनकर किसके लिए प्रयुक्त होता है? सूर्य के लिए। और सुधाकर जो है यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है और जो यह निशाकर है, निशिचर है, वह राक्षस के लिए प्रयुक्त होता है और जो यह रत्नाकर है यह समुद्र के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है हमारा। भूत बलिह पद में कौन सा समास है? दोस्तों भूत बलिह पद में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो दोस्तों भूता बलि में कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा भूता बलि में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपसे निवेदन है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।